नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम्स वर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपका बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस एग्जाम के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 50 प्रश्न आते हैं मित्रों। 50 प्रश्न यानी 150 नंबर के। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके? 150 नंबर हो गए। और यह आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपकी इसी यात्रा को हम सफल बनाने के लिए आज 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपका बहुत सहयोग करेंगे। हम एक एक प्रश्न को ऑप्शन वाइज अच्छी तरह से सोल्व करेंगे, आप अच्छे से अच्छे समझ पाएंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इस श्रेणी में हम पहले प्रश्न की ओर चलें। और यह जो वीडियो है, ये जो सीरीज आपके सामने आ रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये आपकी परीक्षा में आपके सिलेक्शन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाली है। यकीन रखिए, देखना इसी तरह के प्रश्न बिल्कुल आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आता है आपके, देखो प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है, क्या कहता है कि किसी बात को मैं स्वीकार करता हूं, किसी बात को मैं कब मानूं, किसी भी बात को मैं कब स्वीकार करूं। ऑप्शन नंबर 1 है, वह किसी बड़े व्यक्ति या बड़े आदमी ने कही हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी या बड़ा व्यक्ति किसी बात को कहे तो वो सत्य हो। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं, तो पुराने जमाने से बहुत सी बातें चली आ रही है, जैसे चंदा मामा, जबकि चंदा अपना मामा थोड़ी है, फिर भी चली आ रही है। तो कोई पुरानी बात चली आ रही है या अनेक व्यक्ति उसे कह रहे हैं, तो वो बात भी सत्य होना आवश्यक नहीं है। मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं, ये भी आवश्यक नहीं है कि जो मेरे मित्र कहते हैं वो सत्य हो, लेकिन उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त साक्ष्य है, तो आपको उस बात को सत्य मानना ही पड़ेगा। और इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? देखो, अध्ययनशीलता जरूरी है। आप अध्ययन करेंगे तभी तो शिक्षण करा पाएंगे। अगर आपको विषय से संबंधित ज्ञान ही नहीं होगा तो अध्ययन तो आप करा ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखो, ऊंची सिफारिशें, ये आवश्यक नहीं है। शिक्षण कराने के लिए ऊंची सिफारिशों का होना आवश्यक नहीं है। उच्च अंकों का प्रतिशत, है ना, ये भी इतना आवश्यक नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट है शिक्षण अभिवृत्ति, ये बहुत आवश्यक है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अध्यापन कार्य करवाने के लिए शिक्षण अभिवृत्ति का ज्ञान होना या गुण होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही सिखाता है बालकों का सकारात्मक विकास कैसे किया जा सके, उनका सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सके, उनको किस प्रकार से अधिक ज्ञान प्राप्त हो और उस ज्ञान का वह जीवन में उपयोग कैसे कर सके। ये सभी बातें किसके अंदर आती है? शिक्षण अभिवृत्ति के लिए। इसलिए शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति। और ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 3। आपके अनुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? एक शिक्षक के अंदर मूलभूत गुण क्या होना चाहिए? हंसमुख स्वभाव, चल जाएगा ये भी। आकर्षण वेशभूषा, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बालकों के ऊपर। अच्छा व्यक्तित्व होना भी आवश्यक है टीचर का। लेकिन देखो, शिक्षण विधियों का ज्ञान, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अगर अध्यापक को उसके विषय से संबंधित ज्ञान को किस प्रकार से परोसा जाए विद्यार्थियों को, ताकि वे अधिक समझे, अधिक ज्ञान अर्जन करे, ये सब बातें कहाँ आती है? संबंधित विषय की शिक्षण विधियों के माध्यम से आती है। किस प्रकार से बालकों को ज्ञान परोसा जाए, तो देखो आपके अनुसार शिक्षक का मूलभूत गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संबंधित विषय की शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4। बच्चे कक्षाओं से भाग जाते हैं। बच्चे कक्षा में बैठे रहे, अध्यापक जी पढ़ा रहे, फिर भी बच्चे कक्षा से भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, वे बुरी संगति में पड़ जाते हैं,
हो सकता है। उन्हें कक्ष का कार्य अरुचिकर लगने लगता है, ये भी सही बात है। उनके पास पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, ये भी हो सकता है। उनके माता पिता और उनकी ओर ध्यान नहीं देते, माता पिता उनकी ओर ध्यान नहीं देते, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से आपको ऑप्शन नंबर बी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित आंसर है। कैसे? देखो, अगर वह कक्षा में बैठे हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, अध्यापक शिक्षण कार्य करवा रहा है, लेकिन बच्चे उसको अरुचिकर हो रहे हैं, मतलब उनको पसंद ही नहीं आ रहा, उनको मजा ही नहीं आ रहा, तो फिर उनका कक्षा में बैठने में मन नहीं लगेगा, इधर उधर देखेंगे वो, है ना, दोस्तों से बातें करेंगे या फिर कक्षा को छोड़कर ही चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देखो, ये विषय ऐसे है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है, इस विषय के अंदर जो प्रश्न आते हैं, है ना, उन सभी प्रश्नों में ऑप्शंस 4 होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको उनमें सर्वाधिक उपयुक्त आंसर ढूंढना होता है और वही प्रश्न का क्या होता है, सही आंसर होता है। इसी प्रकार से हम हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? किसी कौशल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। कोई भी चीज हम सीखें तो उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार उसको दोहराएं, तो उस कौशल या उस विषय वस्तु को हम अच्छे से सीख पाते हैं। ऑप्शन क्या है देखो, उसके बारे में पढ़ेंगे तो सीखेंगे। फिर देखो, किसी को इससे करते हुए देखें, और जो चीज हम सीखना चाह रहे हैं उसको किसी व्यक्ति के द्वारा करते हुए देखेंगे तो उससे भी हम सीखेंगे। इसे हम कई बार करें, कई बार दोहराएं, कई बार रिपीट करें, तो ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु या कार्य हम कब सीख पाते हैं? जब उसे बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ये चीज आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी। जैसे अभी आप याद कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं, 3-4 दिन पढ़ लिया, लेकिन 8 दिन अगर उसे छोड़ दिया तो आप उस विषय का ज्ञान वापस से भूलने लगते हैं, विस्मृति में जाने लगता है। फिर आप क्या करेंगे? उसे अच्छे से याद करने के लिए उसे बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। यानी किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए, अच्छे से याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस कार्य को क्या करेंगे? हम बार बार करेंगे। देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि मेरा सबसे अच्छा मित्र वह है। कौन है मेरा सबसे अच्छा मित्र? कौन होगा? देखो, जो सदैव मेरी प्रशंसा करे, अच्छी बात है, मित्र को अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। जो सदैव मेरी आलोचना करे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अपना मित्र अगर अपनी आलोचना कर रहा है, हमेशा अपनी आलोचना कर रहा है, तो अपना मित्र नहीं हो सकता। दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा करता है, अच्छी बात है, और अकेले में मुझे मेरी कमियां बताता है, ये सब अच्छे मित्र की सबसे अच्छा गुण है। एक ऐसा मित्र अपना सबसे अच्छा मित्र होता है जो दूसरों के सामने हमारी इज्जत को हमेशा बनाए रखे, हमारी प्रशंसा करे, और हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमें अकेले में आकर बताए और उनमें सुधार करवाए, और हम भी उनमें सुधार करें। तो अच्छे मित्र का सबसे बढ़िया गुण क्या होता है? जो दूसरों के सामने हमारी प्रशंसा करेगा और अकेले में हमें बताएगा कि आप में ये कमियां हैं, इनमें सुधार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरों के सामने प्रशंसा करे और अकेले में हमें हमारी कमियां बताए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 आता है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता जो, मैं किस प्रकार के लोगों को पसंद नहीं कर सकता? ऑप्शन देखो, जो कम बुद्धिमान है, तो सबका बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं है। फिर देखो, कमजोर अथार सामाजिक परिवेश से आए हैं, चालाक हैं, अपना काम समय पर नहीं करते। देखो, ये व्यक्ति सबसे डेंजरस होते हैं। जिन व्यक्तियों पर हम भरोसा करें, जिनको पसंद करें, ऐसे कौन से व्यक्ति होने चाहिए जो समय पर अपना काम करे, अपने वादे पर हमेशा खरे उतरे। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मैं उन व्यक्तियों को कभी पसंद नहीं करूंगा जो समय पर अपना काम नहीं करे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, और ये कहता है कि मैं नियमित कक्षाएं लेता हूं।
मैं नियमित कक्षाएं लेता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी काम को कब करता है, जब उसे वो काम करने में आनंद मिलता है, प्रशंसा होती है, खुशी मिलती है। देखो इसके ऑप्शन है आपके पास, मेरे प्रधानाध्यापक बहुत सरल आदमी है, इसका तो ज्यादा कोई लेना देना नहीं है प्रश्न से। मुझे इसके तनख्वाह मिलती है, कुछ व्यक्ति आमदनी के लिए भी कार्य करते हैं। मुझे इसमें आनंद मिलता है। देखो ये आपका सटीक आंसर हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कब करेगा, जब उसे आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी। और मैं नियमित कक्षा कब लूंगा, जब मुझे यह कार्य करने में आनंद मिलेगा, है ना। तनख्वाह के लिए भी आदमी कुछ दिन के लिए काम कर सकता है, लेकिन अगर उसे आंतरिक आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो फिर वह उस कार्य से धीरे धीरे पजल्ड होने लगेगा और उस कार्य को छोड़ देगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, देखो शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है, टीचिंग एप्टीट्यूड रियलिटी में है क्या। तो ऑप्शन कहता है केवल विषय वस्तु का ज्ञान होना। तो क्या केवल विषय वस्तु का ज्ञान होने से हम अध्यापन कार्य करवा सकते हैं? नहीं। केवल भाषा का ज्ञान होगा। भाषा का ज्ञान होने से क्या है, अगर आपको विषय वस्तु याद नहीं है तो पढ़ाओगे क्या, सिखाओगे क्या, बच्चों के सामने परोसोगे क्या, तो ये भी गलत हो गया। देखो सफलता पूर्वक शिक्षण करने की योग्यता, ये सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता का मतलब ही क्या है, शिक्षण कार्य करवाना। और शिक्षण कार्य करवाना मतलब सफलता पूर्वक शिक्षण करने की योग्यता अगर आप में है तो आप में टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे गुण विद्यमान हैं और आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न संख्या 10। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। नेतृत्व मतलब नेता। हम किसी भी व्यक्ति को अपना नेता कब चुनते हैं, जब वो हमें सबसे ज्यादा पसंद हो, हम उससे उम्मीद रखें कि ये हमारे लिए आवाज उठाएगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा या हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा। जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होगा, जिस पर हम विश्वास करेंगे, उसी को हम नेता चुनेंगे। तो देखो नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है सेवा की इच्छा, समूह का हित, प्रशंसा, या कुछ नहीं कह सकते, ये तो गलत हो गया। केवल प्रशंसा नहीं हो सकता और केवल सेवा की इच्छा नहीं हो सकता। इसका सबसे सटीक आंसर है समूह का हित। तो नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो जिन समूह का नेता है या जिन व्यक्तियों का नेता है उन सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे, उस पूरे समूह के हितों को लेकर वह आगे बढ़े। तो नेतृत्व की बुनियादी आधार माना गया है आपका समूह का हित या उसके समुदाय का हित। नेक्स्ट है इसका देखो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, देखो कि विद्यार्थी बहुत नाराज हो जाते हैं। विद्यार्थी बहुत नाराज हो जाते हैं। कब विद्यार्थी नाराज होते हैं, देखो ऑप्शंस के अनुसार हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें कम अंक मिलते हैं, इसमें तो विद्यार्थी की स्वयं की गलती है, अगर पढ़ेगा नहीं तो उसे कम अंक तो मिलने ही है, तो नाराज होने का कोई ये बड़ा कारण नहीं है। फिर देखो उनके मित्रों को अच्छे अंक मिलते हैं और उन्हें नहीं, ये भी नाराज होने का कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि मित्र अच्छे पढ़ेंगे तो उनको अंक भी क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। फिर देखो बहुत से विद्यार्थियों को कम अंक मिलते हैं, ये भी नाराज होने का कोई विशेष कारण नहीं है। फिर देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, उनके अंक सही होने पर भी उन्हें कम अंक दिए जाते हैं। फिर तो भाई सब विद्यार्थी 100% नाराज होना है, उसके आ रहे हैं 100 नंबर और आपने दे दिए 50 नंबर, तो उसका तो वही दिमाग खराब हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जब बालक के अधिक अंक आ रहे हैं फिर भी उसे कम अंक दिए जाते हैं तो बालक का नाराज होना सही है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि चारों ऑप्शन से आपको अधिक से अधिक बातें समझा सकूं जो आपके परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, शिक्षण अभिक्षमता का मुख्य घटक नहीं है।
शिक्षण अभिक्षमता का मुख्य घटक नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड में किसे मुख्य घटक नहीं माना गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा तो अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता, ये हो गया गलत। कक्षा प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन होना भी बहुत आवश्यक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो उसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा किया गया जो शिक्षण कार्य है वो अर्थहीन हो जाता है, यानी कक्षा प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। फिर देखो परीक्षा परिणाम, ये इतना आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्योंकि ज्ञान को किस प्रकार से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, इसका माध्यम क्या है, शिक्षण विधियां। तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आपको ढूंढना है कौन सा मुख्य घटक नहीं है। तो परीक्षा का परिणाम यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता का मुख्य घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि शिक्षण अभिक्षमता के विकास के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के विकास के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न देखो, अभिरुचि, खुद की रुचि भी होना चाहिए शिक्षण कार्य के लिए। प्रशिक्षण, समय समय पर वह नवाचारों से जुड़े, नई नई शिक्षण विधियों से जुड़े, नए टेक्निक से जुड़े, नए मॉडल से जुड़े, तो ये भी आवश्यक है। अभ्यास, रिपीटेशन, कि अभी मैंने बताया आपको किसी भी चीज को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास होना आवश्यक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए सहायक है। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए सहायक है छात्र, साथी अध्यापक, परिवारजन, पत्र पत्रिका। ये सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये नवीनतम जानकारियों को विद्यार्थी सबके साथ नवीनतम जानकारियों को साझा करती है। इसमें देश विदेश, विज्ञान, सभी तरह की जानकारियां अध्यापक को प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यवसाय से संबंधित होना आवश्यक है, वैज्ञानिकों, तार्किकों, वैज्ञानिकों, ये भी आवश्यक है। संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित हो, ये भी आवश्यक है। फिर देखो उपयुक्त सभी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, शिक्षण अभिक्षमता का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है। तो विद्यालय की इमारत पर, गलत हो गया। शिक्षक के वेतन पर, यह भी इतना इफेक्टिव नहीं है। विद्यार्थियों के सीखने पर, विद्यार्थियों के सीखने पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिक्षमता का, प्रधानाचार्य के निर्णयों पर, यह भी इतना प्रभावी उत्तर नहीं है। इसका सबसे प्रभावी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सीखने पर शिक्षण अभिक्षमता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, देखो, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करना चाहिए। कोई भी कठिन विषय वस्तु हो, कोई भी कठिन विषय वस्तु हो, तो उसे टुकड़ों में करके हमें सीखना चाहिए, ताकि उसकी कठिनता कम हो सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खंडों में। क्या हो जाएगा, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कैसे करना चाहिए, खंडों में, भागों में बांटकर करना चाहिए, ताकि उसकी कठिनता के स्तर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने के सर्वोत्तम साधन क्या है। जो अपने समाज में बुराइयां हैं उनका अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो हमें वहीं जाकर उनके बारे में जानकारी लेनी होती है।
समाज में कोई भी बुराई है, कोई भी घटना है, तो हम केवल विद्यालय में या घर में बैठकर उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें निकलकर समाज में अंदर जाना पड़ेगा, गांव के अंदर जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि कोई भी बुराई या घटना घटित हुई है तो किस प्रकार या किस कारण से हुई है। तो देखो ऑप्शन है आपके पास, छात्रों से संपर्क करके। केवल छात्रों से हम संपर्क करके जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, अभिभावकों से भी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, पाठ्य पुस्तक या अध्ययन से भी नहीं हो सकती। कैसे होगी? सामाजिक सर्वेक्षण से। हमें खुद समाज में जाकर चीजें ढूंढनी पड़ेगी, साक्ष्य ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर हम संपूर्ण डिसीजन ले पाएंगे कि यह जो बुराई या जो घटना घटित हुई है इसके मूल कारण क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है? विद्यालय की इमारत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्यालय का समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्यार्थी की प्रेरणा, ये सही है, विद्यालय का स्थान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे उपयुक्त आंसर हो गया आपका विद्यार्थियों की प्रेरणा। देखो किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी को कोई भी बात सिखानी हो, पढ़ानी हो या याद करवानी हो, उस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उस विद्यार्थी या व्यक्ति की इच्छा, उसके आंतरिक प्रेरणा। अगर वह सीखना ही नहीं चाहता तो फिर अध्यापक उसे सिखा नहीं सकता। तो अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थी के अंदर सीखने की प्रेरणा हो, जिज्ञासा हो, वो उसके अंदर से इच्छा हो कि मैं इस चीज को सीखूं, तभी अध्यापक उसको यह सिखा सकता है। अगर विद्यार्थी नहीं चाहता तो फिर अध्यापक किसी भी परिस्थिति में उसका अधिगम नहीं करवा सकता। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? तो देखो बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार करें, ये तो गलत बात हो गई। गरीब छात्रों के साथ अलगाव करें, मतलब उनसे बात ही ना करें, ये तो और गलत बात हो गई। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, ये सही है। छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें। छात्र सोचे कि हमें तो माथे पे बिठा लो, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो हम छात्र के अनुसार भी नहीं चलेंगे, कैसे चलेंगे? सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, और यही आपका सबसे उपयुक्त आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 कहता है कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर वही नेतृत्व वाली बात आ गई, नेता वाली बात आ गई। हम किसे मॉनिटर चुनेंगे? जो सबसे लोकप्रिय हो। है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, फिर तो एकाधिकार वाली बात हो जाएगी। अगर शिक्षक को मॉनिटर को सपोर्ट मिल जाता है तो फिर मॉनिटर किसी की सुनेगा नहीं। फिर देखो कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, वही एकाधिकार वाली बात हो जाएगी। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, ये होना इतना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, ताकि सभी छात्र उस पर विश्वास कर सके, उससे अपनी बातों को रख सके। तो ऑप्शन नंबर ए ये सबसे उपयुक्त आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का महत्व होता है। प्रतिक्रिया, पुनर्बलन, पुनर्बलन दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, हम पुनर्बलन क्यों देते हैं? ताकि बच्चा अच्छे से सीखे, सीखने के प्रति उसके रुझान और अच्छे हों। देखो ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पर, नहीं के बराबर। पुनर्बलन या प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल साफ पड़ता है, प्रतिक्रिया से फर्क पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। अगर किसी कक्षा में कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है और आप उसे डांट देते हैं, मतलब ऋणात्मक प्रतिक्रिया या ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं,
तो फिर वो बच्चा आपसे कक्षा में कभी प्रश्न नहीं पूछेगा और उसकी जो जिज्ञासाएं हैं वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। केवल शिक्षकों के लिए, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम सुधार के लिए, ये सही है। पाठ्यक्रम समझने के लिए, तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाता है कि प्रतिक्रिया का क्या महत्व है विद्यार्थियों के अधिगम सुधारने के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23, और प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, देखो, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? एक शिक्षक को किस प्रकार से साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, क्या आशय है? देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य होता है शिक्षण करवाना। अब उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता है। उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, यह भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं है। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर शिक्षक को पर्याप्त ज्ञान होगा, किसी विषय से संबंधित अच्छा ज्ञान होगा, तो उस विषय की सभी समस्याओं को वो आसानी से हल कर पाएगा और विद्यार्थियों को संतुष्ट कर पाएगा। विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? उसे विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान करने का ज्ञान होना चाहिए, उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए। और ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है, देखो, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की जो क्षमता होती है उसे सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी कहेंगे। तो देखो, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण करके। तो देखो कैसे, तो इसका सही आंसर हो गया अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज। हम किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य या समस्या देंगे और वो उस पर खुद कार्य करने लगता है, खोज करने लगता है, तो वह नई नई चीजों को करके देखता है। इस वजह से उसके अंदर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, नई जानकारी जुटाने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए सृजनात्मकता के लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25, और ये कहता है कि आप उस छात्र को किस प्रकार रोकेंगे जो शरारती हैं और नशीला पदार्थ लेता है। उस छात्र को किस प्रकार रोकेंगे कक्षा में जो शरारती भी है और नशीला पदार्थ भी लेता है? तो देखो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। आप उसे कठोर दंड देंगे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि कठोर दंड देते ही बच्चा कक्षा में आना ही छोड़ देगा। आप उससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसे सिखाएंगे। सही है, हम उसके बारे में जानकारी देंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, इससे बहुत ही बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो, आप नशीला पदार्थ लेंगे और इससे तो मास्टर ही बिगड़ जाएगा, है ना, खुद मास्टर थोड़ी नशीला पदार्थ लेने लग जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। आप केवल उन छात्रों को सिखाएंगे जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा में बेटे प्रत्येक छात्र अपने लिए समान है, सबके लिए समानता का व्यवहार करना है। तो ये हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हम पहले उसे समझाएंगे, उससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे, फिर उसे अपना अध्यापन कार्य सिखाएंगे। देखो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 26 कहता है सीखने के परिणामों का क्या मतलब? व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है? सीखने के परिणामों का क्या मतलब है? छात्रों के व्यवहार में बदलाव। ये सबसे उपयुक्त आंसर है। अधिगम का मतलब ही यही होता है कि जो हम सीखें उसे हमारे व्यवहार में लाएं, हमारे जीवन में उपयोगी बनाएं।
फिर देखो नेक्स्ट है सामग्री की पूर्णता, ये भी इतना उपयुक्त नहीं है। शिक्षक की शिक्षण पद्धतियों में बदलाव, विषय वस्तु की पहचान, ये सारे गौण उत्तर हैं। इसके सबसे उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में बदलाव, हमने जो सीखा उस ज्ञान को हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोग करें, यही अधिगम कहलाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है कि एक विद्यालय किसका लघु रूप है। विद्यालय किसका लघु रूप है, तो विद्यालय एक समाज का लघु रूप है, क्योंकि समाज में नेतृत्व की भावना आती है और ये हम कहां से सीखना प्रारंभ करते हैं, विद्यालय से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। विद्यालय में कक्षा के अंदर एक मॉनिटर चुना जाता है। मॉनिटर कौन होता है, उस कक्षा का नेता माना जाता है। मतलब बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना या चुनने की भावना कहां से शुरू हो जाती है, कहां से शुरू हो जाती है, विद्यालय से शुरू हो जाती है। और इसे हम समाज का एक लघु रूप मानकर चलते हैं, तो क्योंकि यह विद्यालय में सभी प्रकार के गुण अपना सर्वांगीण विकास करके जाता है और एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति की भूमिका के रूप में अपना जीवन निर्वहन करता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लगा सकते हैं। क्या होगा, एक विद्यालय किसका लघु रूप है, समाज का लघु रूप है। किसका लघु रूप है, समाज का लघु रूप है। और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र होता है। कौन होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं शिक्षण, हमारे यहाँ पर शिक्षण कार्य जो करवाया जाता है वो हमेशा बाल केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित होता है। कैसा होता है, विद्यार्थी केंद्रित। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, नेतृत्व कौशल में सामाजिक परिपक्वता का योगदान महत्वपूर्ण है। इससे आप सहमत है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेतृत्व कौशल, किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व का कौशल आने के लिए सबसे पहली बात है वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो। क्या हो, सामाजिक रूप से परिपक्व हो। तो हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं और यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 30 कहता है कि कक्षा में छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, अच्छी तरह से संवाद करें, अपने छात्रों से प्यार करें, व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे। तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाता है सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, ताकि आपका सम्मान कक्षा में बना रहे और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहे। नेक्स्ट प्रश्न, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है, देखो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों के अंदर व्यवहारिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। देखो ये जो दो ऑप्शन हैं ए और बी, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर 4 में सम्मिलित है। कैसे, देखो व्यवसायिक कौशल ये व्यवहारिक जीवन में आ जाता है, फिर देखो सामाजिक चेतना ये भी व्यवहारिक जीवन में आ जाता है। इसका ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है, लेकिन ये दोनों ए और बी ऑलरेडी डी में समाहित है, तो इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन एक रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। कौन एक रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, तो संगीत तो एक रचना है, ललित कलाएं कला भी रचना होती है,
कठपुतली, कठपुतली भी एक रचना है, लेकिन पाठ्य पुस्तक पढ़ना एक रचनात्मक कार्य नहीं है, ये केवल ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है। पाठ्य पुस्तक क्या है? ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है, यह रचनात्मक कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 33, और प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, सही बात है। बच्चों को शिक्षकों का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, सही है। बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखो एक शब्द आ जाता है सक्रिय भागीदारी। बाल केंद्रित शिक्षा में इस बिंदु पर बहुत ही जोर दिया गया है कि जो शिक्षण कार्य अध्यापक करवा रहा है उसके अंदर बालक को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दो, वो खुद उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा, तो फिर वह ज्ञान को अच्छे से अर्जन कर पाएगा, बातों को अच्छे से सीख पाएगा, समझ पाएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो गया? सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है कि शिक्षण में सृजनात्मकता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्रिएटिविटी का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के अंदर सृजनात्मकता क्यों आवश्यक है? तो देखो, रटंत विद्या को बढ़ाना, ये तो गलत हो गया। परीक्षा में अंक बढ़ाना, ये भी इतना उपयुक्त आंसर नहीं है। नवीन विचारों को उत्पन्न करना, ये सही बात है। सृजनात्मकता से हम नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर आते हैं। केवल पाठ्य सामग्री की पूर्ति करना, यह भी गलत हो गया। सबसे उपयुक्त आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नवीन विचार आपके अंदर सृजनात्मकता से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 35 आ जाता है। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? देखो, विस्मृति कम करने के लिए क्या उपाय? किसी भी चीज को हम भूले नहीं। विस्मृति का मतलब क्या है? भूल जाना। तो इसको कम कैसे करें? बार बार दोहराओ। जैसे हम अभी आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, याद रखने के लिए वापस से रिवीजन करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर चीजें हमें याद रहने लगती हैं। तो देखो, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति। क्या होना चाहिए? पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो हमें चीजें अच्छे से याद रहने लगेगी। विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 36, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। हमने कोई चीज सीख ली और उसे पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे, मतलब भूल गए, उसे क्या कहेंगे? विस्मृति कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्मृति कहेंगे। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोत्तम महत्व प्रदान करेंगे। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व किसे प्रदान करेंगे? गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखो, उत्तम पुस्तकों का लेखन, इससे भी अध्यापन व्यवसाय प्रगति नहीं कर सकता। अनुसंधान कार्य एक विशेष क्षेत्र की ओर चल जाता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण ही एक अध्यापन व्यवसाय को प्रगति प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? देखो, प्रश्न संख्या 38 कहता है कि शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, मित्र नहीं होते। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से विद्यालय या संस्था चल पाती है। अगर वो मित्र हो जाएंगे तो फिर मित्रों से तो संस्था क्या हो जाएगी? मित्र है जहां तो फिर मौज मस्ती है। तो क्या होने चाहिए? सहयोगी होने चाहिए। अध्यापक या शिक्षक और संस्था प्रधान क्या होने चाहिए? सहयोगी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? देखो, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे?
तो इसका सीधा सा इलाज है, हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे कि हमें ये प्रश्न नहीं आता है, हम इसके बारे में जानकारी लेके हम कल आपको बताते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, उसे डांट देंगे, गलत है। प्रश्न गलत कहकर चुप कर देंगे, ये भी गलत है। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे या दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, ये सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों तो गलत है और उसी समय हम तोड़ मरोड़ के अगर उत्तर देंगे तो वो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है हम उससे कहें कि कल हम आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, देखो क्या उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने में सहायता करना, केवल इतना काफी नहीं है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ये सही है। छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, ये भी सही है। छात्रों में भेदभाव सिखाना, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला और चौथा तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो सी है इसके अंदर ऑलरेडी विद्यमान है। कैसे, व्यवहार कुशलता, मतलब ये सर्वांगीण विकास के अंदर आ जाती है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, एकदम सही आंसर हो गया। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है, देखो, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि होगी, समस्या समाधान विधि। क्या होगी, समस्या समाधान विधि। हम बालक को समस्या दे देंगे और उसे कहेंगे कि भाई आपकी ये समस्या है, आपको ये समस्या हल करनी है, जाओ हल करो। फिर वह उसके दिमाग में उसके बारे में सोचता है और नए नए विचार अपने दिमाग में या मस्तिष्क में लाने लगता है। तो सृजनात्मकता के लिए क्या हो जाएगी, समस्या समाधान विधि या खोज विधि या प्रोजेक्ट विधि, ये सब एक ही बात है। ठीक है, एक और होती है अनुसंधान विधि। कौन सी होती है, अनुसंधान विधि। इन सब से क्या होता है, सृजनात्मकता विकसित होती है बालक के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसे आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो हम ना तो उसे विशेष स्नेह देंगे, ना ही उसे विशेष ईर्ष्या रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको सभी सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करेंगे और आपका हो गया सामान्य छात्र की बात व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्या कहता है कि शिक्षण में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। अभी बताया था मैंने, कौन सी, उधर क्या नाम आया था, समस्या समाधान। ये क्या है, प्रोजेक्ट विधि है ना, इसी को क्या कहते हैं, और समस्या समाधान या खोज विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, खोज विधि या अनुसंधान विधि। ये सब की सब विधियां क्या करती है, बालक के अंदर सृजनात्मकता के गुण को विकसित करती हैं। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है, देखो, आपके मतानुसार, हमारे मतानुसार या आपके मतानुसार, आप भी विचार कीजिए इस पर कि सीखने हेतु क्या आवश्यक है। सोचिए, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। आपके अनुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है, कुछ मनन कीजिए। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं आपको, क्या उत्तर हो सकता है इसका। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले बताया था, पहले एक प्रश्न करवा चुका हूं, प्रेरणा के बारे में बताया था। हम किसी बालक को कब तक नहीं सिखा सकते, जब तक उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा ना हो, आंतरिक इच्छा ना हो, आंतरिक जिज्ञासा ना हो, तब तक अध्यापक उसको सिखा नहीं सकता। सीखने के लिए सर्वप्रथम बालक के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 और प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है, देखो, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के विकास का
आधारभूत मतलब सर्वप्रथम वो कहां से सीखना प्रारंभ करता है? अपने माता पिता से सीखना प्रारंभ करता है, अपने परिवार से सीखना प्रारंभ करता है। आपको अच्छे से पता है, बच्चा खड़ा होना, बोलना, सीखना, समझना, सम्मान, ये सभी चीजें सर्वप्रथम कहां से सीखेगा? अपने परिवार और अपने माता पिता से सीखेगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास प्रश्न संख्या 46, और प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? देखो, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? किसी भी बालक या छात्र के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? स्कूल का हो सकता है, स्कूल का योगदान भी होता है, जितना अच्छा स्कूल होगा इतनी अच्छी बातें सीखेगा। पाठ्य पुस्तकों का योगदान भी होता है। धनवान माता पिता, माता पिता का धनवान होना इतना आवश्यक नहीं है। योग्य व समर्पित शिक्षकों का, बिल्कुल सही बात है। उसके बालक के शिक्षक जितने योग्य होंगे, जितना बालकों के प्रति समर्पित होंगे, जितना ज्यादा वह बालकों के लिए मेहनत करेंगे, बालकों का चरित्र ज्ञान और मतलब सर्वांगीण विकास उतना ही अच्छा होगा। तो इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा? योग्य और समर्पित शिक्षक। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का प्रमुख कार्य शिक्षा देना। क्या है? शिक्षा देना। तो देखो, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना सही है, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना सही है, छात्रों का मार्गदर्शन भी सही है, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। 3 ऑप्शन सही है आपके पास, लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या है? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। क्या है? छात्रों को शिक्षा दे, कैसी प्रभावी शिक्षा दे, वो उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके, इस प्रकार की शिक्षा दे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, सबसे सटीक आंसर ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? सतत व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, देखो इसकी विशेषता क्या है? इससे विद्यार्थियों का कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, यह अंकों को ग्रेड में बदल देता है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है? यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, अध्यात्म, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब प्रकार के मेजरमेंट इसमें किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर हो गया, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है? एक विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, उस अध्यापक को अपना रोल मॉडल मानकर चलते हैं। किसको? देखो, जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षित हो। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, चारों ऑप्शन सही है ना? लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो उनके आदर्शों का सम्मान करे, जो बालकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, जो उनके जीवन को आगे की ओर लेकर जाए। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 50, और प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभ बालक कहां से करता है, कहां से ग्रहण करता है? उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी की भावना कहां से सीखता है? तो सीधी सी बात है, अपने परिवार, अपने घर से सीखता है। कहां से सीखता है? अपने घर से सीखता है, क्योंकि अपने माता पिता को देखता है, वो उनकी जिम्मेदारी को देखता है, और उन्हीं को देखकर वहां से जिम्मेदारी का गुण वह सीखने लग जाता है। तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। उम्मीद है 50 के 50 प्रश्न आपने अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे, एक एक बारीकियों से सीखे होंगे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखकर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, फिर भी उनमें आपको एक उपयुक्त आंसर ढूंढना है। ये सभी जानकारियां आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम जो होने वाला है बहुत ही जल्द, उसके अंदर आपको सफलता दिलाएगी। आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहिए।
धन्यवाद।